अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज गज़ा की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ा अहम और फ़ैसला कौन किस्म का बयान सामने आया है। इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ PTI की तरफ से 14 अगस्त के एहतजाज के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्या इनके प्लान्स हैं, किस तरह से एहतजाजी तहरीक आगे बढ़ेगी, इस पर बात होगी। ये भी आपको बताएंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की समाअत लग चुकी है और इसके ऊपर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। और साथ ही साथ PTI के एक और रहनुमा जो हैं वो लापता हो गए हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो ये सिलसिला यानी कि अभी भी रुका नहीं है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले आज की अहम खबर, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और उनका ये कहना है कि गज़ा के मामले पर अब सूरत हाल इस तरफ बढ़ रही है कि जहाँ पर लगता है कि तमाम जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनको चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको तस्लीम कर लें। और अब इस सारी सूरत हाल के बाद ऐसा लग रहा है कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, यानी कि अरब ममालिक जो हैं, जो कि पहले ही काफ़ी हद तक टाइज़ बेहतर बना रहे थे इसराइल के साथ, उसके बाद ईरान कशीदगी की वजह से उसमें थोड़ी सी आपने देखा कि कमी आई। लेकिन अब वो मामला भी तकरीबन ठंडा पड़ चुका है, तो जिसके बाद अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन हालात में। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज ही नेतन्याहू का भी एक स्टेटमेंट आया है, इसराइली वज़ीर आज़म का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम अब गज़ा का बाकायदा कंट्रोल हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका ये ख़्याल है कि उन्होंने पूरी तरह गज़ा में जो भी एक रेजिस्टेंस उन्हें फ़ेस करनी पड़ रही थी उस पर काबू पा लिया है और अब वो ज़मीनी तौर पर गज़ा का कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेने के करीब है और उसका वो इरादा भी ज़ाहिर कर चुके हैं। यानी आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से गज़ा की फ़तह का ऐलान कर दिया है। और इस सूरत हाल के बाद ट्रंप का फ़ौरन ये ट्वीट आना कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं वो इसराइल को अब तस्लीम कर लें। अब ये एग्जैक्टली वर्ड नहीं है कि इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड में ये एक मेन बात है कि ज़ाहिर है आप इसको झुटला नहीं सकते। तो उसकी तनाजुर में अगर देखा जाए तो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये सारा जो मामला है ये उस तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि अगर अरब ममालिक जो हैं वो इसको तस्लीम करने की तरफ जाते हैं इसराइल को और इनके साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहेगा कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। क्योंकि इस मामले में, जैसे हम पहले भी कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, कि बाज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की तरफ देख रहा है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो पहले आप वाली सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। पता दोनों को है कि इस वक्त जो ट्रंप है उसकी जो सारी ख्वाहिश है वो यही है कि किसी भी तरह इस मामले को अब हतमी नतीजे तक पहुंचाया जाए। तो इसीलिए बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये दोनों ममालिक रिलक्टेंट ज़रूर थे और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर सऊदी अरब पहले इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो सूरत में पाकिस्तान के पास एक अखलाकी नुक्ता हाथ में आ जाएगा अपनी आवाम को बताने के लिए कि देखें जी, बाकी दुनिया के ममालिक भी तस्लीम कर रहे हैं, सऊदी अरब ने भी कर लिया है, तो हमें भी अपने मामलात को अब रिवाइज़ करना चाहिए। वैसे भी अब सूरत हाल इस तरह की नज़र आ रही है कि फ़लस्तीन या गज़ा के लिए उस तरह की कोई स्टेट जिस तरह की सोची जा सकती थी वो शायद प्रैक्टिकल नहीं है एग्जिस्ट करना, तो इसलिए वगैरह वगैरह कई इसके बहाने तराशे जा सकते हैं और इससे जी हमें पर्सनली बड़ा फ़ायदा होगा तो हमें अपने मफाद को देखना है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें, तो उसमें एक बड़ा कुशन मिल जाएगा पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब तस्लीम कर ले। लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो कहा गया है, क्या वाकई सऊदी अरब इसको बाकायदा तस्लीम करने की तरफ जा रहा है? क्योंकि ये भी याद रखिए कि इस मामले के ऊपर कुछ जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से बड़े डिफरेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। फ्रांस ने तो कहा है कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशन का इजलास है उसमें हम फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम करने की तरफ बढ़े हैं। और इसी तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं वो बरतानवी हुकूमत की तरफ से भी आए कि अगर मज़ीद ये नस्ल कुशी का सिलसिला ना रुका तो हम इस तरफ जा सकते हैं। और भी लोगों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। तो अब ये जो सिचुएशन है, मेरा अपना इस पे तज्ज़िया ये है कि अब सितंबर में ये एक किसी डिसाइसिव सूरत हाल की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है।
कि अब इस सारे मसले का हल क्या है, इसको किधर जाके कंक्लूड होना है। तो उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी अपना अब डिसीजन लेना होगा कि उन्होंने किस तरफ खड़े होना है। तो ये काफ़ी एक मुश्किल सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान के लिए बनेगा, क्योंकि बहरहाल ये बात तो तमाम हुक्मरानों को मालूम है कि पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ जो कुछ उन्होंने गज़ा में किया है उसकी वजह से एक बहुत शदीद नफ़रत है और बहुत शदीद मुखालिफाना जज्बात हैं, और आप अपनी आवाम के ख़िलाफ़ जाकर इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो ज़ाहिर है आपकी नफ़रत में इजाफा ही होता है। और पहले भी ये कौन सी बड़ी कोई मकबूल हुकूमत है कि कोई गैर मकबूल काम कर ले तो लोग हज़म कर लें। तो पहले ही इस पूरे रजीम से लोगों को नफ़रत है, और ऊपर से आप और ऐसे काम करते चले जाएँ जिसकी वजह से लोगों की नफ़रत में इजाफा हो, तो ये कोई समझदारी का मामला तो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो सूरत हाल है अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इसी तरफ जा रही है, और अगले 2 महीने इस सिलसिले में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब अगली जो बात है वो ये कि इधर पाकिस्तान में क्या सिचुएशंस हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि आज अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे एक दफ़ा फिर इस बात को रीइंफोर्स किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए, वो इसके हकदार हैं। तो एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसराइल के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम इस बात को दोबारा से मार्केट में खींच खांच के ले आए हैं कि जी हमने तो अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए नामजद किया हुआ है। तो हमारी तरफ से फुल जो डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने की एक कोशिश है वो जारी है, और इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो लेट्स सी जी क्या होता है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े प्यार मोहब्बत दिखा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन ऐसे लोगों का जो प्यार मोहब्बत है ये बगैर किसी मफाद के होता नहीं है। तो इंडिया को उसने रगड़ा लगाया हुआ, और उस चक्कर में पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रा प्यार मोहब्बत दिखा रहा है ताकि इंडिया और जले और उसके ऊपर दबाव आए। तो ये भी एक टैक्टिक है अपना दबाव बढ़ाने का इंडिया की तरफ। तो बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अब आ जाते हैं जी मुल्की मामलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मामलात की समातें हैं जी आज। एक तो इलेक्शंस की पिटिशंस लग गई हैं रिकाउंटिंग की, और ये तकरीबन 10 के करीब अपीलें हैं जो कि सुनने जा रहे हैं आपके फेवरेट जज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। और इनके होते हुए वैसे कोई इंसाफ की उम्मीद तो है नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये देखा है कि तमाम इनके जो फैसले हैं वो मौजूदा हुकूमत के हक़ में आते हैं, और देखा जाए तो इतने अरसे के बाद रिकाउंटिंग वगैरह के जो फैसले हैं वैसे भी ये इस तरह यानी इलेक्शंस के मामलात पिटिशंस में ही चल रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में नहीं आते। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तो कोई चूँकि मुल्क में आपको पता है जिस तरह का सिस्टम है, तमाम कानून और प्रोसीडिंग्स और प्रोसीजर्स फॉलो हो कब रहे हैं, तो इस लिहाज से इसलिए कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन एक जो छोटी मोटी सी उम्मीद है वो ये कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इनके साथ ये मुकदमात सुन रहे हैं, और उनकी एज जज बहरहाल बेहतर अच्छी रेपुटेशन है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या फ़ैसले होते हैं। और दूसरा अहम मुकदमा ये है कि जी बड़े आदमी को तो रात को 11 बजे भी इंसाफ मिलने की तवक्को होती है। बहरिया टाउन की आपको बताया गया था कि नीलामी शुरू हो गई है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की, तो इस सिलसिले में उन्होंने अपील फ़ाइल की थी, और फ़ारूक एच नाइक साहब उनके लॉयर हैं। और अब आज ये ख़बर रात को 11 बजे आई है कि बहरिया टाउन की अपीलें भी समाअत के लिए फ़िक्स हो गई हैं। 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, अगैन गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, और साथ में उनको ज्वाइन करें नईम अख्तर अफ़गान साहब। तो 3 रुकनी बेंच है जो कि बहरिया टाउन की अपीलों के ऊपर समाअत सुनेगा, और पता चलेगा कि वो इनको कोई स्टे देकर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की नीलामी रोकते हैं या कोई रिलीफ नहीं मिलता। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जिस तरह रात गए ये केस लगा है उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि बहरिया टाउन को रिलीफ मिल सकता है। ये मेरा अंदाज़ा है, लेट्स सी कि ये सही होता है या नहीं। लेकिन रात को 11 बजे केस बस इन लोगों को ही लग सकते हैं, किसी गरीब आदमी का तो केस तो बहरहाल लगने से रहा। दूसरी तरफ जी पीटीआई के लिए अब क्या सिचुएशन है। पीटीआई के लिए आज 2-3 खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि जी मियाँ इबाद फ़ारूक साहब के जो भाई हैं, जिन्होंने आपको याद होगा NA 119 से इलेक्शन भी लड़ा था, मियाँ शहजाद फ़ारूक, ये मियाँ इबाद फ़ारूक की एब्सेंस में काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं पॉलिटिकली भी। तो इनकी तरफ से जो है कुछ पॉलिटिकल सरगर्मियाँ वगैरह जारी थी, और ये 5 अगस्त के आसपास ही अचानक ये लापता हो गए। आखिरी जो इनकी फुटेज देखी गई है उसमें देखा जा सकता है कि ये एक बाइक पर सवार थे, और अचानक से चंद नामालूम अफराद आते हैं 3-4, और वो इनको बाइक से गिरा देते हैं। उसके बाद ये इनके ऊपर तशद्दुद करते हैं और इनको मारते हुए ही आगे ले जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ गए, किधर
ले जाया गया उन्हें, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आखिरी जो वीडियो इनकी मिली है उसमें यही देखा जा सकता है कि इस तरीके से इनके साथ सलूक किया गया है। अब मियाँ इबाद फ़ारूक साहब ने अगले ही दिन बताया कि उनसे उस वक्त से रब्ता नहीं हो रहा, और बल्कि उन्होंने ये बताया कि पहले शायद उन्हें थाने ले जाया गया था और बाद में उनको कुछ खुफिया एजेंसियों के एहलकार ले गए। लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से बताया गया कि उनका कुछ पता नहीं है और उनसे कोई रब्ता नहीं हो सक रहा, और अब इनको भी बाकायदा तौर पर उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है कि जो पीटीआई के लापता लोग हैं उन की तरह ये भी अब मिसिंग पर्सन ही है। अब ज़ाहिर है इनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट्स वगैरह में बेचारे रुजू तो करेंगे, लेकिन वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पिछले कुछ अरसे से जो कोर्ट्स का हाल है, अब कोर्ट्स के थ्रू बाजियाबी की उम्मीदें तो वैसे ही दम तोड़ गई हैं। हाँ, वैसे ही किसी को रहम आ जाए या कोई और मामलात पीछे आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाएं तो फिर किसी को छोड़ दिया जाए तो वो एक अलग सिचुएशन है। तो बहरहाल जी शहजाद फ़ारूक साहब जो हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। पीटीआई अपनी 14 अगस्त की तैयारियों के लिए अब एक्टिव है जी, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो इनके प्लान्स हैं एक्टिविटीज़ के, एक तो ज़ाहिर है 14 अगस्त का इमरान खान साहब ने डेट दी हुई है। 5 अगस्त का जो एहतजाज हुआ है वो उससे थोड़ा इनको हौसला तो मिला है कि अभी भी लोग निकल रहे हैं और निकल सकते हैं, तो लिहाजा अब हमें मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो और बेहतर एहतजाज हो सकता है। तो अब इनकी तरफ से थोड़ी कोशिश होगी कि मज़ीद 14 अगस्त के ऊपर मेहनत करके मज़ीद लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। जो एक इसमें एडवांटेज भी है जिसको हुकूमत जो है एक नेगेटिव एंगल के तौर पे पोर्ट्रे करी, वो ये कि 14 अगस्त को जनरली भी पब्लिक निकल आती है, रात को लोग बाहर सड़कों पर आते हैं सेलिब्रेशंस के लिए ये वो, तो उनमें बहुत से लोग जो कि अदरवाइज़ नहीं भी निकल पा रहे होते उनको भी एक मौका मिल जाता है कि चलो भाई वैसे अगर स्पेशल किसी ऐसे दिन निकलें जिस दिन अदरवाइज़ कोई और निकलने की वजह ना हो तो दफ़ा 144 लग जाती है, हमें लोग पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे किसी मौके पे आप निकलें तो आपको थोड़ा कवर मिल जाता है कि जी हम तो 14 अगस्त मनाने निकले हुए हैं और हमें ऐसे ही पकड़ लिया है। तो पीटीआई की तरफ से ये स्ट्रैटेजी पिछले साल भी रखी गई थी और 14 अगस्त को काफ़ी बड़ी तादाद में जो पीटीआई के लोग हैं वो भी निकले हुए थे। झंडे उन्होंने पाकिस्तान के उठाए होते हैं, लेकिन फिर जहां उन्हें मौका मिलता है वो पीटीआई का झंडा भी निकाल लेते हैं बाहर, और इस तरीके से फिर अपनी भी वो एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करा देते हैं और साथ में सेलिब्रेशन भी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये इसी किस्म का एक मिक्सचर जो है वो आपको इस दफ़ा 13 की नाइट पे 14 अगस्त की सुबह या इस तरीके से नज़र आएगा कि लोग निकले हुए होंगे, और ज़ाहिर उनको उस वक्त तो पकड़ नहीं रही होती पुलिस, यही आइडिया होता है कि जी ये तो सेलिब्रेशंस के लिए निकले हैं, लेकिन ये फिर कुछ ना कुछ अपने बीच में कर लेते हैं जुगाड़, और उसके बाद अपना भी एक प्रेजेंस शो कर देते हैं कि जी हम तो पीटीआई वाले हैं। तो ये इनका एक प्लान है, लेकिन उसके अलावा भी इनका कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ का प्लान है, चलता रहेगा। कहीं कोई जलसा हो जाएगा, कहीं कोई मीटिंग इजलास ये वो, तो कुछ ना कुछ इनकी कोशिश है कि अब इस तहरीक को एक मोमेंटम दिए रखें। और बाकी ज़ाहिर है अंदर से इमरान खान साहब की भी इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, खुद से तो ये लोग कुछ अनाउंस नहीं करते कोई डेट वगैरह, लेकिन जब खान साहब की तरफ से डेट आ जाती है तो फिर इनको उसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश तो बहरहाल करनी ही पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी हफ्ते वाले दिन कुछ मज़ीद 9 मई के केसेस हैं, उनकी फ़ैसले आने की तवक्को है, क्योंकि रात गए 12-12 बजे तक समातें हो रही हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। आज तो ये भी पता चला कोट लखपत जेल में कि जो जज साहब हैं उन्होंने छुट्टी पे जाना था, लेकिन उनकी छुट्टी रोकी गई है कि नहीं पहले फ़ैसले करो उसके बाद छुट्टी पे जाना है। तो उन बेचारे की इस वक्त दिन रात दिहाड़ी लगी हुई है कि जनाब लगा के आपने सबको सज़ाएं सुना के फिर जाना है। तो अब बाज़ार ये लग रहा है कि कुछ मज़ीद नाअहलियाँ होंगी, कुछ मज़ीद सज़ाएं सुनाई जाएंगी। हो सकता है ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस लग रहा है इसके चक्कर में भी कुछ मज़ीद विकटें गिरें। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो पत्ते आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे होते हैं ना, इसी तरह इनकी जो 2/3 अक्सरियत थी वो ऐसे ही करके आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली जा रही है पीटीआई की, और नशस्तें छीनने का सिलसिला जारी है। मेरा ख्याल है जब तक अगर ये इसी तरह टाइम गुजरता रहा, 5 साल का पूरा हुआ पार्लिमानी जो एक मुद्दत है, तो आखिर तक शायद ही कोई पीटीआई का बंदा जो है वो आपको ईवान में नजर आए। एक एक करके शायद ये सारी सीटें ही उनकी ख़त्म कर देंगे, किसी की किसी वजह से, किसी की किसी वजह से। मतलब अब तो हद है ना कि कोई प्रेजेंट नहीं है, चलो जी इसकी भी सीट उठा दो, कोई बंदे ने खांसी क्यों कर दी है इसको भी उतार दो सीट। तो मतलब अब इस तरह तो ये लोग सीटें नाअहल करके उनकी उठा रहे हैं, तो ऐसे में फिर क्या जमहूरियत की बात की जाए, क्या पार्लियामान की बुक्कत। बहरहाल ये तमाम चीज़ों के बीच में फिर भी हुकूमत कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मकबूलियत नहीं है, अवाम में जड़ें नहीं हैं। और अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि 27वीं तरमीम के हवाले से
काफ़ी प्रेशर भी है, क्योंकि बहुत सी उसमें ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है जो कि शायद उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी भी सोच में पड़े हुए हैं कि ये हमें काम करने हैं या नहीं करने। लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर इतना है कि इनकार करने की इनमें जुर्रत भी नहीं है, कोई इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो आने वाले दिन जो हैं इस हवाले से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि इन लोगों में इतनी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसलिए जो भी कहा जाएगा इन दी एंड ये मान ही जाएंगे और इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि जब आपके पास मैंडेट ना हो तो फिर आपकी हैसियत क्या होती है वो आपको अब इसी तरह नज़र आ रहा है कि जैसे ये नौकर बने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के और जो कहा जा रहा है उसी तरह करने पर मजबूर हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।